Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bye with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, previous lecture में हम डिस्कस कर रहे थे about introduction of carbohydrates. आज हम देखेंगे classification of carbohydrates को. अब देखें students, carbohydrates are also called saccharides. ये जो word saccharides है, this is derived from a Greek word saccharins और Greek word saccharins का मतलब है sugars. तो हम ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए sugars का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. और इनको हम sugars क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है because most of carbohydrates are sweet in taste. अब देखें स्टूडेंट्स, हम क्योंकि इनको सैकराइड्स कहते हैं तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया हुआ है 3 ग्रुप्स के अंदर. इसमें पहले ग्रुप का नाम है मोनोसैकराइड्स. जो इनका सेकंड ग्रुप है उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स और जो थर्ड ग्रुप है उनको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड्स. एक कंपैरिजन कर लेते हैं मोनोसैकराइड्स का, ओलिगोसैकराइड्स का और पॉलीसैकराइड्स का. अब देखिए स्टूडेंट्स, मोनोसैकराइड में जो वर्ड है मोनो उसका मतलब है वन, और ओलिगोसैकराइड्स के अंदर जो वर्ड है ओलिगो उसका मतलब है फ्यू, और पॉलीसैकराइड्स में जो वर्ड है पॉली उसका मतलब है मैनी. ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं इनको आप मोनोसैकराइड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सैकराइड यूनिट्स. यहां जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं उनके अंदर आपको सिंगल सैकराइड यूनिट्स जो हैं वो मिलेंगी, और ये यूनिट्स आपस में मिलके कंप्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना रही. दैट्स वाई इनको आप कहते हैं मोनोसैकराइड्स. जो होते हैं ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड के बारे में याद रख लें कि दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स. इसमें होता यह है कि 2 सैकराइड यूनिट्स आपस में मिलके तो एक ओलिगो सैकराइड बना देती हैं. इसी तरह से 3 सैकराइड यूनिट आपस में मिलके एक ओलिगो सैकराइड बना देती हैं. अब ये 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स मैंने आपके सामने बना दी, और ये ऑक्सीजन के जरिए दोनों मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इनको आप डाइसैकराइड्स कह सकते हैं. इसी तरह से जब 3 मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो देन आप इनके लिए ट्राइसैकराइड्स का वर्ड यूज करते हैं, और अगर 4 हो जाए तो देन आप उनको टेट्रासैकराइड्स, इसी तरह से पेंटासैकराइड्स. तो इसमें होता कि क्या है, इसमें 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स आपस में मिलके और ओलिगोसैकराइड्स बना देती हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सैकराइड्स यूनिट्स. यानी जब 10 से ज्यादा सैकराइड यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो उससे पॉलीसैकराइड्स बन जाते हैं. अब ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं इनको हम ये कहते हैं कि दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. और ये जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. अगर आप इनको वाटर के अंदर डालें और वाटर में डाल के इनको ब्रेक करने की कोशिश करें, यू कैन नॉट ब्रेक देम इनटू फर्दर स्मॉलर यूनिट्स. और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इनमें क्योंकि कार्बन की बैकबोन तो प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई ऐसा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है जो ब्रेक होके और इनको सिंपलेस्ट यूनिट्स के अंदर यानी फर्दर सिंपलेस्ट यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे. अच्छा स्टूडेंट, जो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं उनमें जैसे देखें कि एक सैकराइड यूनिट ये है और सेकंड सैकराइड यूनिट ये है, और इसके बीच में ये जो COC बॉन्ड है, ये COC बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस के दौरान ब्रेक हो सकता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं,
तो ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से अगर 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हो तो क्या हो सकता है, ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दे कैन ब्रेक इनटू 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। इनको 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये क्योंकि मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने हुए हैं, दैट्स व्हाई दीज आर हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे देन यू कैन कन्वर्ट देम इनटू 11 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, यानी इसमें 11 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो बन सकती हैं इनकी हाइड्रोलिसिस से। अच्छा, इसी तरह से जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप सॉल्युबिलिटी को देखें तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर आप ओलिगोसेक्राइड्स की सॉल्युबिलिटी को देखें तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड। और अगर आप पॉलीसेक्राइड्स को देखें तो दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स के जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये क्योंकि सिंगल यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं और इसमें जो पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं और पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर के साथ जाके बॉन्ड बना के और वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर आप यहां आ जाएं तो इसमें जो पोलर हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के दरमियान में बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे और उसकी वजह से ये लेस सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। और अगर आप पॉलीसेक्राइड्स को देखें तो पॉलीसेक्राइड्स के अंदर क्योंकि यूनिट्स जो हैं बहुत सारी आपस में मिल जाती हैं और दूसरा इसमें ऐसा भी होता है कि ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन लार्ज स्ट्रक्चर्स में फॉर एग्जांपल जैसे लेयर्स हैं, अगर आप सेलोज की बात कर लें, सेलोज की एक लेयर और उसकी दूसरी लेयर जो है वो लेयर्स आपस में भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी इनके मालिक्यूल जो है दोनों लेयर्स के वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं जी इंटर मालिक्यूलर फोर्स। तो ये जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स मालिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है, ये आप समझ लें कि बहुत ज्यादा यहां पे प्रेजेंट होगी। और इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मालिक्यूल जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो इस वजह से ये वाटर के अंदर जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इनके टेस्ट की बात कर लें तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं दीज आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट और जो ओलिगोसेक्राइड है दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं इनके बारे में याद रख लें, दे आर टेस्ट लेस। और यहां पर भी इनका जो साइज होता है ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, सिंगल यूनिट्स हैं और इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं आपके जो टेस्ट बड है उनके साथ। तो बहुत ज्यादा जो टेस्ट है उसकी सेंसेशन आती है मोनोसेक्राइड्स की प्रेजेंस में। और ये क्योंकि थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं तो कम्प्लेक्स होने की वजह से और इनके जो मालिक्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पाते टेस्ट बड के लिए, तो दैट्स व्हाई इनका जो टेस्ट है वो लेस होगा एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये क्योंकि बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो ये टेस्ट बर्ड्स के लिए इनका इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, बहुत कम एक्सपोजर होगा
तो दैट्स वाई ये आपको टेस्ट लेस नजर आएंगे। अच्छा जी, हम जरा डिस्कस कर लेते हैं इनके जनरल फार्मूले को। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको हम एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज CnH2nOn। तो इसमें n का नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा C6H12O6, 2 को n से मल्टीप्लाई करके ये 12 हो जाएगा। दिस वन इज द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अच्छा, इसी तरह से जो जनरल फार्मूला है ओलिगोसैकराइड्स का वो है जी CXH2OY। अगर इसमें मैं यहां पे ले लूं C12 और देन H2O और Y की जगह मैं लेता हूं 11, तो ये बन जाएगा C12H22O11, विच इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज डाइसैकराइड। और पॉलीसैकराइड में CXH2OY। एग्जांपल्स ले लेते हैं मोनोसैकराइड्स की। तो मोनोसैकराइड्स की एग्जांपल में आपके पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है। और इसी तरह से जो ओलिगोसैकराइड्स हैं इसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और जो पॉलीसैकराइड्स हैं इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मोनोसैकराइड्स को डिस्कस करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।